हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में। हम देखेंगे कि इन प्रोटेस्ट के पीछे CIA का हाथ है या नहीं। आज की ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ़ौरन वीडियोस नहीं बनाते किसी भी टॉपिक पर, जैसा कि बाकी लोग करते हैं कि जी उसी दिन अपलोड कर दो, कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं उन्हें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उस इशू को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं खुद रिसर्च ना कर लूँ या कई लोगों से बात ना कर लूँ एक टॉपिक पर, और तब तक मैं उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करता। हर एक की अपनी अपनी एक आदत होती है। तो इस इशू को भी मैंने काफ़ी दिन समझने की कोशिश की। वैसे तो मैं आप सबको पता है बीमार भी था, तो पहले तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके बाद दूसरे टॉपिक आ गए। तो बड़े दिन से ना ये टॉपिक मेरे जहन में फंसा हुआ था, लेकिन इस दौरान मैं इस हवाले से रिसर्च कर रहा था और अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। डिफरेंट लोगों के मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए हैं। तो आज इस इशू पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान का पूरा इशू। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो औरतें एहतजाज कर रही हैं महसा अमीनी की डेथ के बाद, हम देखेंगे ईरान का जो रजीम है, जो गवर्नमेंट है उनकी, जो सुप्रीम लीडर के अंडर, उसका फ्यूचर हम देखेंगे। और ऑब्वियसली हम फॉरेन हैंड को भी डिस्कस करेंगे कि क्या CIA की कितनी हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब जैसा कि प्रो ईरानियन रजीम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये CIA करवा रही है, दूसरी तरफ देखें तो हमें कुछ और स्टोरी नज़र आ रही है। तो हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। इस टॉपिक पर मैंने अपने पॉडकास्ट वाले चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की थी तैयब के साथ, लेकिन उसमें हल्का सा इशू ये आया था कि आवाज़ थोड़ी सी कम थी। वैसे तो सुनने के काबिल है वो, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि वाइड साइड पर भी इस टॉपिक को डिस्कस करूं। तो हमारा जो पॉडकास्ट वाला चैनल है वहाँ पर भी हमने रेगुलर अपलोड शुरू कर दिए हैं, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ईरान प्रोटेस्ट, इसकी क्या हकीकत है, इसके पीछे किसका हाथ है। महसा अमीनी हमें पता है एक स्टूडेंट थी 22 साल की, और मोरालिटी पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। ईरान में एक उन्होंने पुलिस बनाई हुई है जी, जो देखती है कि कितनी हद तक जो मजहबी कवानीन है वो फॉलो हो रहे हैं। तो उनको इस इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया कि उन्होंने सही तरह हिजाब नहीं लिया हुआ था। फिर उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके बाद उनको एक हार्ट अटैक होता है और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। अब ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि हमने इनको मारा नहीं है, ये हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। आप वीडियो में एक फुटेज भी सामने आई जिसमें ईरानियन अथॉरिटी उस फुटेज को यूज़ करी है कि जी इनको तो हार्ट अटैक हुआ है, ये इन पर कोई टॉर्चर नहीं किया गया। जबकि बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं और बहुत से कुछ गवाह अंदर के जो उनके साथ थे और उनके माँ बाप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इन पर टॉर्चर किया गया, इन पर ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा था कि वो ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकी। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई, कुछ लीक रिपोर्ट्स, जिसके ज़रिए ये पता चल रहा था कि जी उन पर थोड़ा बहुत तशद्दुद हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक छोटे लेवल से एहतजाज शुरू हुए एक जगह पर, और फिर देखते ही देखते उन्होंने शिद्दत इख्तियार कर ली। ये जो एहतजाज थे वो बहुत बड़े जलसों में, बहुत बड़े एहतजाजों में कन्वर्ट हो गए। और वहाँ पर हमने देखा कि ईरानियन वुमेन ने बैंड बजा कर रख दी और इस हवाले से ज़बरदस्त क्लैशेस हुए। 250 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ईरान की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पुलिस है, वो भी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है बड़े, जिसे कह सकते हैं वो भी बड़े अग्रेसिव तरीके से, वो भी उन पर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां भी चली और बहुत से लोगों की इसमें डेथ होगी प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन हमने देखा कि ईरानियन ख़वातीन का जो एहतजाज है उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें वो तेज़ी आती जा रही है। और अब तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो स्कूल गर्ल्स हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, वो भी एहतजाजों में शिरकत कर रही हैं। उनके साथ बहुत से मर्द भी मिल चुके हैं। डिफरेंट उनके फिर तरीके हैं एहतजाज के। कई जगहों पर वो अपने बाल काट रही हैं, कई जगहों पर वो अपने जो हिजाब है उनको उतार फेंक रही हैं। फिर उनकी ग्लोबल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। वेस्ट की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली वो करती हैं। जो भी एंटी कोई ऐसा मुल्क होता है जो अमेरिका का दुश्मन होता है, तो उस पर तो ट्वीट फिर उनके लिए लाजिम हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं उनका पूरा जो उनकी मशीनरी है, मीडिया मशीनरी वेस्ट की, वो एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में। अब ये एक बहुत बड़ा सोशो पॉलिटिकल मसला है जो जन्म ले चुका है।
इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ईरान के बैकग्राउंड को स्टडी करने की भी ज़रूरत है कि ईरानियंस की क्या थिंकिंग है। ये ईरान का ताल्लुक जो मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर, इनका बहुत वसी कल्चर था, बहुत डेप्थ वाला इनका कल्चर था, जिसमें आर्ट, म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक मजहबी इनकलाब के बावजूद ईरान में सिनेमा को वो बंद नहीं कर सके। वहाँ पर अभी भी मूवीज़ बनती हैं और औरतों की जो पार्टिसिपेशन है पूरी सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ी तगड़ी ये सिविलाइजेशन थी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है ईरान की। 1979 में आया था ये इमाम खोमेनी के अंडर इनकलाब। उस वक़्त पूरी दुनिया जानती है एक कंजर्वेटिव ईरान ने जन्म लिया था, जिसमें औरतों के लिए हिजाब को लाजमी करार दे दिया था। ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रख दिया गया, जिसका ताल्लुक शिया मकतबा फ़िक्र से था, और एक नए कंजर्वेटिव ईरान की तश्कील हुई। लेकिन 1979 के इनकलाब से पहले वाला जो ईरान था वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुका था शाह ऑफ ईरान के अंडर, रज़ा शाह पहलवी के अंडर, जो कि ईरान के आखिरी शाह थे। 1953 में उन्होंने मुसद्दिक का तख्ता उल्टा था अमरीकी सपोर्ट से, और इस रिजीम चेंज का जिक्र इमरान खान भी अपनी एग्जाम्पल्स में देते हैं कि वो भी एक वेस्ट मतलब अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज था, जिसके ज़रिए ये शाह ऑफ ईरान ये सामने आए। नो डाउट शाह ऑफ ईरान एक बहुत पावरफुल रूलर थे ईरान के, और उन्होंने उनके दौर में कुछ तरक्की भी हुई, लेकिन ये तरक्की ज़्यादा अर्बन सेंटर्स में थी। बहुत ज़्यादा उन्होंने वेस्ट के साथ अलाइन करने की कोशिश की, और इसके साथ जितना भी ईरान का तेल है उसके हवाले से ठेके दे दिए गए सारे वेस्टर्न कंपनीज़ को। ईरान ने पूरा अपने आप को अलाइन कर लिया वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ उनके साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि ईरान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था जैसे अफ़गानिस्तान है। उन्होंने उस वक़्त अपनी ये ज़रूरत समझा कि किसी सुपर पावर के साथ अलाइन किया जाए, तो उन्होंने यूएस के साथ और वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने आप को अलाइन किया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि ईरान को उन्होंने बहुत ज़्यादा लिबरल मॉडर्नाइज करने की कोशिश की वेस्ट की तर्ज पर, और हम जो आजकल तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर जो कि मिनी स्कर्ट्स पहनी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में ईरान की औरतों ने, ये उसी दौर की तस्वीरें हैं। ईरान हिस्ट्री में कभी इतना ज़्यादा मतलब बज़ाहिर मॉडर्न और लिबरल नहीं हुआ जितना उस दौर में हुआ था। अब दुनिया का कोई भी सिस्टम हो वो कभी भी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। ईरान बज़ाहिर तो तरक्की कर रहा था, बड़ा वेस्टर्नाइज हो चुका था, और उनके शहर बड़े शानदार नज़र आते थे, बड़े प्रॉपर ग्लोबल सिटीज़ वो बन चुके थे। लेकिन ईरान के जो दूर दराज इलाके थे, जो सेंट्रल ईरान के इलाके थे, वो तो वैसे ही थे, बैकवर्ड थे, और वो काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव भी थे। उनकी जो मज़हबी ट्रेडिशंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो जब देख रहे थे कि यार शहरों में इतना ज़्यादा मॉडर्निज़म आ रहा है और इतना ज़्यादा एलीट कैप्चर हो रहा है, एलीट यहाँ पर मज़े कर रही है, हमारे रिसोर्सेज पर काबू पा रही है, और हमारे हालात वैसे ही हैं, तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि एक रिजेंटमेंट शुरू हुई आवाम में। जो आम आवाम है, जो लोअर मिडिल क्लास, जो उनकी रूरल आवाम थी, वहाँ पर एक रिजेंटमेंट शुरू हुई, और ऑब्वियसली फिर वहाँ से एक मौका बना कि शाह ऑफ ईरान के ख़िलाफ़ एक अपराइजिंग शुरू हुई। क्योंकि ट्रेडिशनली तो ईरान एक मज़हबी मुल्क था, और उसके बाद इस्लाम की आमद भी हुई थी, तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो वो ज़्यादा मज़हबी थी, और ये जो सारा मॉडर्निज़म हो रहा था और वेस्ट के साथ अलाइन किया जा रहा था, ये लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सब आर्टिफिशियल हो रहा है। इसी वजह से हमने देखा कि एक हलचल का स्टार्ट हुआ। इस हलचल के नतीजे में इमाम ख़ुमैनी का राइज़ होता है, और फिर हमने देखा कि ईरान की उस वक़्त की जो पॉपुलेशन थी, जो इनइक्वालिटी, एलीट कैप्चर और वेस्टर्नाइज माहौल से तंग आ चुकी थी, वो इनके पीछे खड़ी हुई और उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया। 79 में ख़ुमैनी के अंडर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, और वो जो रजीम चेंज था वो ईरान के अपने लोगों का किया हुआ था। मतलब उस रजीम चेंज में कोई फॉरेन हैंड नहीं था, बल्कि उसकी जो जड़ें थीं वो आपको ईरान में ही नज़र आती थी। मतलब ईरान के लोगों ने खुद एक इनकलाब लिया है, एक बड़ा मशहूर इनकलाब, जिसके तहत हमने देखा कि पूरा तख्ता ही उलट गया, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। एक वेस्टर्नाइज, लिबरल और मॉडर्न ईरान से हमने देखा कि ईरान चेंज हो गया एक कंजर्वेटिव कंट्री में। ये वो तब्दीली थी जिसके नतीजे में स्कर्ट्स वाला ईरान ख़त्म हो गया और हिजाब वाले ईरान ने जन्म लिया।
जहाँ पर मजहबी कवानीन तश्कील दिए गए शिया मकतबा फ़िक्र के मुताबिक। ये 1979 की पिक्चर आप देख सकते हैं। उस वक़्त भी ईरान की जो वुमेन है बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई थी और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हिजाब को जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है ईरान में, इस डिसीजन को रिवर्स किया जाए। मतलब हम इसको नहीं मानते, लेकिन हमने देखा उसको इन्फोर्स किया गया। एक बात यहाँ पर मैं कहता चलूँ कि ईरान में इतना हार्ड लाइन इनकलाब आने के बावजूद, इतना कंजर्वेटिव, जिसको आप कई लोग जो उसके मुखालिफ हैं उसको कहते हैं जी बड़ा मुल्ला रजीम है एक, उसके बावजूद वो समझते थे, वो जो सुप्रीम लीडर थे, कि ईरान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। यहाँ पर जो म्यूज़िक है, जो आर्ट है, उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह सऊदी अरेबिया में इतना आम नहीं है कि वुमेन भी काम करें वहाँ पर उनकी मूवीज़ वगैरह में, लेकिन ईरान में अभी भी इस रजीम के अंडर भी बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ बनती हैं, बड़ा आर्ट का काम होता है और बड़े स्ट्रॉन्ग वहाँ पर एक्टर्स आते हैं और उनकी कई मूवीज़ वो ऑस्कर भी जीत चुकी हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान कल्चरली और फिलोसॉफिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है। अब ये तो हमने समझ लिया ईरान का बैकग्राउंड और उनका इनकलाब कैसे आया था कि लोग तंग आ चुके थे और लोगों ने फिर सपोर्ट किया एक लीडर को। अब इस इनकलाब को हो गए हैं 40 साल और उसके बाद आप कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन अब सामने आ चुकी है। यूथ अब वहाँ पर मेजॉरिटी में है और यूथ अब बहुत सी चीज़ों से तंग आ चुकी है, आप ये कह सकते हैं। नो डाउट बहुत से प्रो रजीम यूथ भी होगी वहाँ पर, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, कनेक्टेड वर्ल्ड है, जिसमें जो यंग लोग हैं वो कंपेयर करते हैं अपने मुल्क के हालात दूसरे ममालिक से और फिर वो देखते हैं कि यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, और फिर उनमें रिजेंटमेंट बढ़ती है जब वो देखते हैं कि हमें इतनी आज़ादियाँ नहीं हासिल, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपना जो उनकी सॉफ्ट पावर है कि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी के, हमारे सिस्टम को आप फॉलो करो। तो जो यंग माइंड्स हैं वो बड़ी आसानी से उस बहकावे में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये आज़ादी और ये मज़े हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। हालांकि ईरान की जो रजीम है उन्होंने सोशल मीडिया कंपनीज़ पर पाबंदी लगाई हुई, और सोशल मीडिया कंपनीज ज़्यादातर अमेरिका की होती हैं, अमेरिकन बेस्ड, तो उनको डर है कि इन कंपनीज़ के थ्रू, ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल और इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू ये हमारा डेटा हासिल कर लेंगी। बिल्कुल इनका सही डर है और इसी वजह से इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। इसके बावजूद आजकल के दौर में आप कनेक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं और यही वजह है कि ईरानियन वुमेन का जो एहतजाज है वो भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। मतलब वो तो कोशिश करती है उसकी हुकूमत के वो सामने ना आए, लेकिन वो सामने भी आ जाती हैं चीज़ें और उनकी जो यूथ है वो कनेक्ट भी हो जाती है दुनिया से। तो जो कंट्रीज़ ये बैन करती हैं सोशल मीडिया वगैरह, यूएस प्लेटफॉर्म्स को, जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह, उसके पीछे यही थिंकिंग होती है कि यार ये डेटा जो हमारा हासिल करते हैं ये अपनी CIA वगैरह को ना दे दें और फिर CIA हमारे मुल्क में उस डेटा को यूज़ करके पूरी हाइब्रिड वॉरफेयर फिर खेलते हैं और फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब डेटा आ जाता है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यूएस के पास ये मीडिया और सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हथियार है। डिजिटल मीडिया उनका है सारा, इसके अलावा उनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पूरा नैरेटिव बनाने में मदद करती हैं। ये किम कार्डेशियन वगैरह, ओपरा विनफ्रे, ये फ़ौरन ट्वीटें मारती हैं, फिर जितनी भी, ये तो मैंने चंद नाम लिए ना, सारी जो वहाँ की एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वो फिर इन कॉजेज़ में आ जाते हैं और उनको ज़्यादा वो मुल्क नज़र आते हैं जो अमेरिका बहादुर के दुश्मन होते हैं, वो फिर उन पर अटैक करते हैं। ईरान का मसला होगा तो उनको वो ज़्यादा वो हाईलाइट करेंगे, यूक्रेन का मसला होगा तो वो ज़्यादा हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो रशिया के अगेंस्ट जाता है, फ़लस्तीन का मसला होगा तो वहाँ पर वो आपको चुप नज़र आएंगे, कश्मीर की कभी वो बात ही नहीं करते। तो पूरा इनका जो अपरेटस है, ये मीडिया मशीनरी है, ये प्रोपेगेंडा जो आप कह सकते हैं, पूरा इनका सेटअप है, ये एक्टिव तब होता है जब यूएस के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं उस नैरेटिव के साथ। और ये काम कब होता है? जब वो टारगेट कंट्री यूएस का दुश्मन मुल्क हो। फिर डिजिटल मीडिया भी, ये जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनको हाइब्रिड वॉरफेयर खेलने के लिए बहुत बड़ा मवाद फराहम करता है। और आजकल की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो यही है, उसमें मीडिया, स्पेशली डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और अपने दुश्मन मुल्क में बेचैनी फैलाई जाती है, क्यास क्रिएट किया जाता है।
वेस्टर्न मीडिया को देख लें, वो भी बड़ी सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं। जैसे मैंने सेलिब्रिटीज़ की बात की, इस तरह वेस्टर्न मीडिया भी वो तो फिर बड़ा सोचे समझे प्लान के तहत इस तरह की स्टोरीज़ लगाते हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। आप अभी CNN पे चले जाएं, BBC पे चले जाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स पे चले जाएं, वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं, वॉशिंगटन पोस्ट पे चले जाएं, उनके हर अखबार इस वक्त ईरान को एक स्पेशल कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका बहादुर की जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसकी भी एक ज़रूरत है और इसलिए मीडिया को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न मीडिया पर हम तनकीद इसलिए बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इस हाइब्रिड वॉरफेयर में यही होता है कि आप दुश्मन की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं और इस वक्त ईरान में ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन उभर कर सामने आ रही है, जिसमें एक तरफ यंग यूथ है और दूसरी तरफ एक कंजर्वेटिव रजीम। और ये CIA वगैरह, ये होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसी मुल्क में हाइब्रिड वॉरफेयर खेल सकती हैं जहां की फॉल्ट लाइंस को वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। जहां पर कोई मसला नहीं होगा, आप वहां पर कैसे क्योस फैला सकते हैं। मतलब पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में भी दुश्मन जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादा उन जगहों पर जहां पर मसले मसाइल हैं, जहां पर हमने खुद फॉल्ट लाइंस एक्सपोज की हुई हैं अपनी। बलोचिस्तान का इशू है, बलोचिस्तान में रॉ बहुत ईजी होता है उनके लिए कार्रवाइयाँ करना। पंजाब में उनको थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि पंजाब के हालात कंपैरेटिवली बेहतर हैं बलोचिस्तान से। इसी तरह आपकी जो ट्राइबल बेल्ट है वो आपने एक बहुत बड़ा एक वीक सेगमेंट छोड़ा हुआ है जिसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है। तो जहाँ पर आपकी कमज़ोरियाँ होंगी ना, वहाँ पर दुश्मन आएगा और बैठेगा और खुल कर खेलेगा। आप उसको खुद मौका प्रोवाइड करते हैं। अब स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं उनका वो कोई मौका प्रोवाइड करती है किसी को कि आओ जी हमारे साथ खेलो, कोई हमारी जो कमज़ोरी हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करो आप। हमने खुद ऐसे वीक सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिनको दुश्मन बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट करता है। कराची में आप देख लें, वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। अब ईरान में भी यही हो रहा है। ये मेजर गौरव आर्या को आप देख लें, ये सारा दिन पाकिस्तान की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करता रहता है। बड़े मज़े से ये हमें भाषण देता रहता है और बहुत से लोग उसके बहकावे में आते भी हैं। दिस इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर। तो दुश्मन आपको तब तक वीक करता रहेगा जब तक आप खुद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा लेते। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ईरान की होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि CIA या मुसाद वगैरह, उनका डेफिनेटली इसमें हाथ होगा, लेकिन मौका खुद ईरान की जो रजीम है उन्होंने प्रोवाइड किया है, अपने उन्होंने मसले हल नहीं किए। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम एंड पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है इकॉनमी का। ईरान की इकॉनमी जो उनकी मईशत है वो इस वक्त काफ़ी ज़बूहाली का शिकार है। ईरान की अगर आप देख लें, वहाँ पर जो ग्रोथ है वो इस वक्त बहुत कम है। इसके अलावा आप इन्फ्लेशन देख लें, 50% से ज़ायद है। उनकी करेंसी की कोई कदर नहीं है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तो फिर आपकी पॉपुलेशन वैसे ही आपसे नाराज़ हो जाती है, उनको आपकी हर बात बुरी लगती है। और ये भी एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, आपकी वीक इकॉनमी। आप देखें ईरान को उन्होंने वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, सैंक्शंस लगा कर वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकते, सिवाय ये चाइना, रशिया या थोड़ी बहुत तुर्की से वो ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन उन बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उन्होंने उनको रोका हुआ है कि आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, अगर ट्रेड करेंगे तो उन पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। हमने ये डिस्कस किया था 2 साल पहले कि इंडिया ने ईरान से ऑयल बाय करना बंद कर दिया था अमरीकी दबाव पर, और अभी रिसेंटली एक कंपनी को बैन भी किया था, इंडियन कंपनी को, जो ईरान से ट्रेड कर रही थी। तो इस तरह ईरान की कमर तोड़ी गई है और उसकी वजह से ईरान की जो मईशत है, जो इकॉनमी है, उसका पट्टा बैठ गया है। और इसमें आप पूरा ब्लेम तो नहीं कह सकते ना अमेरिका बहादुर को, वो तो दुश्मन है, वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा। इसमें अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है अवाम सवाल करेगी अपने हुक्मरान से कि भाई क्यों हम पर लगी पाबंदियाँ, क्यों हमारी मईशत ऐसी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है ईरानियन रजीम को कि यूथ में जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ रही है। तो जब रिजेंटमेंट बढ़ती है ना, तो इधर उधर के मसाइल भी आ जाते हैं जो पहले नॉन इश्यूज़ होते हैं, जैसे जी हमें डेमोक्रेसी दो, हमें आज़ादी दो, हमें हिजाब उतारने की इजाज़त दो। तो ये जो अगर आपकी इकॉनमी सही चल रही हो ना, तो ये इशू भी फिर कवर होते हैं। अब ईरान की इकॉनमी ख़राब हो चुकी है और फिर बाकी इश्यूज़ भी अब सर उठाना शुरू हो गए हैं। यूथ में रिजेंटमेंट बढ़ रही है, औरतें भी नहीं खुश, कुछ लोग जमहूरियत मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इस रजीम का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका बहादुर तो खुद खुलकर कह चुका है कि इस रजीम का खात्मा होना चाहिए। और फिर इन प्रोटेस्ट में वो फिर उसको एम्पलीफाई करने के लिए अपने सारे टूल्स यूज़ करते हैं
और इसी को हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 43 ईयर्स अगो 1979 में जब लोग मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म और बहुत ज़्यादा आज़ादी और वेस्टर्नाइज माहौल से तंग आ गए थे और इमाम खुमैनी के पीछे खड़े हुए थे, अब 43 साल बाद इनकी जो तीसरी जनरेशन है वो शायद इस सख्ती और जो एक कंजर्वेटिव माहौल है और जो इकनॉमिक सिस्टम है शायद उससे अब तंग आना शुरू हो गई है। बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि हर सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलता। ईरानियन रजीम अब फ्यूचर में कमज़ोर होगा, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, उनको पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ईज़िली वो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे और इस तरह के इश्यूज़ ईरान में एम्पलीफाई होते रहेंगे। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि मामलात को बड़े बेहतर तरीके से हल किया जाए, लेकिन वो है सुप्रीम लीडर, उन जैसी थिंकिंग बाकी लोगों की नहीं हो सकती। जो बाकी लोग अथॉरिटी में हैं, जो निचले लेवल के लोग होते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सामना करना होता है पब्लिक का, उनके शायद वो मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, वो चीज़ों को नहीं समझते, उनका शायद उतना विजन भी नहीं है और वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ भी करते हैं, एब्यूज़ भी करते हैं, तो उसकी वजह से भी मसले पैदा होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में नहीं कहते पुलिस क्या करती है उसको कोई पूछने वाला है, तो इसी तरह ईरान की पुलिस का भी यही हाल हो चुका है। और इसी रिजेंटमेंट की वजह से, यूथ में गुस्से की वजह से अब हम देख रहे हैं कि हर 2-3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद इन एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2009 में ये एहतजाज हुए, 15 में हुए, 17 में हुए, 2019 में हुए, अब फिर 2022 में, और ये बड़ी शिद्दत से हो रहे हैं। हर जो अगला एहतजाज होता है पिछले एहतजाज से काफ़ी एक्सट्रीम होता है। इसकी क्या वजह है? इससे एक यही इंडिकेशन नज़र आ रही है कि ईरानियन रजीम अब वीक हो रहा है और अगर उन्होंने बर वक्त फ़ैसले ना किए तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अमेरिका तो ओपनली कह चुका है रजीम चेंज का और वो कोशिशें भी करते हैं, जैसे हमने ये बताया कि ये CIA वगैरह की एफर्ट्स, हाइब्रिड वॉर। इसके अलावा इजराइल पीछे पड़ा हुआ है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के, वो उसको साबोटाज करने की पूरी कोशिश करता है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हिट करता है। इस सारी सूरत हाल में जब इकॉनमी का पट्टा भी बैठा हो और यूथ भी खुश ना हो, मुश्किलात में घिरा हुआ ईरानियन रजीम क्या वो इन प्रोटेस्ट के नतीजे में कुछ गिव इन करेगा? ये मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कुछ जो डिमांड्स हैं औरतों की और वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि जो एंटी कंजर्वेटिव या लिबरल लोग हैं, क्या उनकी अब कुछ डिमांड्स मानी जाएंगी? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ चीज़ें ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि औरतों को इजाज़त दे रहे हैं, उनको काफ़ी वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ऐसे फील होता है कि मोहम्मद बिन सलमान भी उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं या इंटिमिडेट हो रहे हैं फ्यूचर में कोई इस तरह के हालात ना पैदा हो जाएं, तो टाइमली कुछ ऐसे इकदाम कर लो कि यूथ मेरे ख़िलाफ़ खड़ी ना हो। तो क्या ईरानियन रजीम भी इस तरह के कुछ इकदाम कर सकते हैं फ्यूचर में? ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ ये सवाल। या आपके ख्याल में ईरान की सरकार मज़ीद सख्त होगी और आप ओवरऑल ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो पूरा रजीम है, सुप्रीम लीडर के अंडर जो सारा सिस्टम है, आप उसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।